हाय एवरीबॉडी। क्या आपको पता है दुनिया में जितने सारे भी डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, उन सबको अपनी पहचान के लिए एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। सो यू आर राइट, आईपी एड्रेस एक वैसा आइडेंटिटी है जो कि हर एक डिवाइस को दिया जाता है जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपके फोन का एक आईपी एड्रेस होगा, आपके लैपटॉप्स का एक आईपी एड्रेस होगा, आपके एलेक्सा अगर आप यूज कर रहे हैं उसका एक आईपी एड्रेस होगा, आपके टैबलेट्स का एक आईपी एड्रेस होगा। सो एज आई सेड, जितने सारे भी डिवाइसेज जो इंटरनेट से कनेक्टेड है सबका एक आईपी एड्रेस है, जिससे हम उस डिवाइस के आइडेंटिटी को पहचानते हैं, राइट। तो हमारे लैपटॉप का भी एक आईपी एड्रेस होगा। सो हम चेक करते हैं कि हमारे लैपटॉप का आईपी एड्रेस क्या है, राइट। सो हम हमारे टर्मिनल पे जाएंगे एंड विल चेक। तो हमारा कमांड क्या है? ip config स्लैश स्पेस गेट इफ एड्रेस और en0। तुम्हारा आईपी एड्रेस मैक का क्या आ रहा है? हमारे डिवाइस का आईपी एड्रेस आ रहा है, दैट इज 192.168.1.7। ठीक है। तो अभी हमारे आईपी एड्रेस क्या आया? 192.168.1.7। ठीक है। तो ये हमारा आईपी एड्रेस है। बट चलिए अब एक बार है ना, एक वेबसाइट है उस पे हम चेक करते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस क्या शो हो रहा है। व्हाट इज माई आईपी एड्रेस? लेट अस सी। अरे यहाँ तो आईपी एड्रेस 122 167 112 192 आ रहा है। सो लेट अस नोट इट डाउन। 122 167, क्लोज करें इसको, 122 112 192 112 192। तो इसका मतलब क्या कि आपके डिवाइस की दो दो आइडेंटिटी है, टू आइडेंटिटीज। यस। तो इमेजिन करिए कि जैसे इंडियन कम्युनिटीज में जनरली क्या होता है कि कोई भी घर पे जो छोटा बच्चा होता है उसके दो दो नाम होते हैं, है ना। जब तक वो बड़ा नहीं होता है उसके पेरेंट्स उसको दो नाम से बुलाते हैं। एक नाम हम बोलते हैं पेट नेम, राइट। और एक जो होता है जिसको हम बोलते हैं, जो उनका ऑफिशियल नेम होता है, राइट। सो पेट नेम को आप कंसिडर करिए प्राइवेट आईपी की तरह। प्राइवेट आईपी मतलब क्या हुआ? पेट नेम वैसा नाम होता है जो कि सिर्फ आपको आपके घर पे ही बुलाया जाता है, लेकिन ऑफिशियल नेम वैसा नाम होता है जिससे पूरी दुनिया में आपको पहचान मिलती है। तो इसको हम एक पब्लिक आईपी की तरह समझते हैं। हमारे लैपटॉप के केस में भी एग्जैक्टली exactly वैसा हुआ है। ये 192.168.7 जो है, इसके इसे हम कहते हैं प्राइवेट आईपी, और इसे हम कहते हैं पब्लिक आईपी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें एक लैपटॉप के लिए या एक डिवाइस के लिए, एक सिस्टम के लिए दो दो आइडेंटिटीज की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका एक बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन अगर हम समझने जाएं तो ये है कि IPv4 जो एड्रेस होता है, IPv4 एड्रेस जो होता है, वो पूरे वर्ल्ड में, अगर आपने देखा होगा आईपी एड्रेस कैसे दिखते हैं, 192.168.0.13 या 122.144.16.8, समथिंग लाइक दैट। तो दुनिया में जितने IPv4 एड्रेसेस अवेलेबल हैं, वो दैट इज रफली अराउंड 4.3 बिलियन, है ना। वर्ल्ड की पॉपुलेशन इज रफली अराउंड 8 बिलियन। अगर मैं अज्यूम करूं कि दुनिया में 50% लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और पर परसेंट के आसपास लोग के पास कम से कम 4 डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 8 बिलियन का हाफ इज 4 बिलियन, एंड 4 इंटू 4 इज 16 बिलियन। इतने तुम्हारे पास आईपी एड्रेसेस नहीं है। तो हम ये सारे डिवाइसेस को कैसे आइडेंटिटी देंगे, यूनिक आइडेंटिटी देंगे? तो इसका सोल्यूशन क्या आया? फिर इंजीनियर्स ने इसके बारे में सोचा कि एक काम करते हैं, प्राइवेट आईपी को हम रीयूज करते हैं घर के अंदर में और ऑफिस के अंदर में। यानी कि दो जगह है जहां मेजरली हम यूज करते हैं, ऑफिस और योर हाउस। तो हमारा जो प्राइवेट आईपी है जो अभी हमने देखा था, इसको हम रीयूज करते हैं। तो इससे क्या होगा कि राउटर को, यानी कि जिस अभी ऑफिस में अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो आपको वहां पर एक राउटर चाहिए होगा, और सेम में अगर आप घर पे भी कनेक्टेड हो तो आपको वहां पर भी एक राउटर चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों राउटर को सिर्फ एक यूनिक एड्रेस देते हैं। बाद बाकी इससे डिवाइसेस जितने सारे कनेक्टेड हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब्स हो गए, इन सबको हम रीयूजेबल इंटरनल आईपीस देंगे। सेम केस विथ योर, आपके घर पे भी, घर पे भी अगर आपके मान लीजिए मोबाइल है,
लैपटॉप्स है और टैब्स है, तो इन सबको भी हम रीयूजेबल आईपी देंगे। तो इससे क्या हमें फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि मिलियंस ऑफ पीपल हम क्या यूज कर पा रहे, जैसे कि 192.168 डॉट, अगर मान लीजिए कोई सीरीज है, तो ये आईपी हर एक घर में अलग अलग डिवाइसेस को दिया जा सकता है। सेम 10 डॉट, अगर मैं 10 डॉट सीरीज की अगर आईपीएस की बात करूं तो ये भी रीयूज हो सकता है। 172.16.xx अगर सीरीज की मैं बात करूं तो ये भी यूज हो सकता है। तो ये सारे आईपीस एक बार में ही यूज हो सकते हैं विदाउट किसी कॉन्फ्लिक्ट के। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे डिवाइस का आईपी 192.167.1.0 आया है, तो देर इज अ वेरी गुड चांस कि हो सकता है किसी और शहर में किसी और पर्टिकुलर डिवाइस का सेम आईपी है 192.167.1.0। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक तरीका अभी हम और ये समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप एक सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, एक सोसाइटी में 3 बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2 एंड बिल्डिंग नंबर 3। ठीक है, इस सोसाइटी का नाम लेट्स से पार्क एक्सप्रेस है ना। इस सोसाइटी का नाम पार्क एक्सप्रेस है, और यहां पे आप लेट्स से बी बिल्डिंग में आपका फ्लैट का नंबर है 1401। तो जब आप किसी किसी नए शहर में जाएंगे और आपसे पूछा जाए आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ रहते हैं, तो आप आपकी सोसाइटी का नाम बताएंगे पार्क एक्सप्रेस। तो ये पार्क एक्सप्रेस जो है ये एक पब्लिक आइडेंटिटी है, लोग इसको जब सर्च करेंगे तो आपके घर तक वो पहुंच सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपके पास नहीं पहुंचेंगे। तो इसको हम समझते हैं पब्लिक आईपी। और यहाँ पे पब्लिक आईपी तक पहुंचने के बाद आपका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो पार्क एक्सप्रेस में आप कहाँ रहते हैं, आप रहते हैं B1401 में। इसको आप समझिए ये आपका हो गया प्राइवेट आईपी, है ना। तो B1401 जो है ये तो बहुत सारे सोसाइटीज में हो सकता है ना। मान लेते हैं एक और सोसाइटी है किसी और लोकेशन में, वहां उसका नाम है पार्क ग्रैंडियोर। तो उस पर्टिकुलर एरिया में भी तो वहां पे बी बिल्डिंग हो सकती है, और उस बी बिल्डिंग में एक 1401 नाम का फ्लैट तो हो सकता है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि ये जो प्राइवेट आईपीज हैं वो रीयूजेबल है, लेकिन एक ही शहर में अगर पार्क एक्सप्रेस दो रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि मुझे किस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचना है। इसीलिए पब्लिक आईपी जो होती है वो हमारी यूनिक होती है, लेकिन प्राइवेट आईपीज हम रीयूज कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम एक और समझेंगे कि ये जो पब्लिक और प्राइवेट आईपी है, फिर इससे हम है ना रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं। अभी जैसे आपका एक क्वेश्चन होगा कि मान लेते हैं मेरा डिवाइस है, सो दिस इज माय डिवाइस, है ना। इस डिवाइस में मेरा जो पब्लिक आईपी था दैट इज इन द रेंज ऑफ 122.167 डॉट, व्हाट वाज द रेंज, लेट अस सी इट अगेन, 112192, राइट, 112192। और इस पे मेरा जो प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी मेरा क्या है, 192.168.1.7, 192.168.1.7। अभी मैंने यहां से एक रिक्वेस्ट डाली www डॉट लेट से google.com। तो ये रिक्वेस्ट जब मेरी आगे जा रही है और गूगल के सर्वर पे गई, तो मुझे ये समझना है कि ये जो रिक्वेस्ट है मैंने तो मेरे प्राइवेट आईपी से रेज की है। तो ये यहाँ पे क्या गूगल को ये दिख रहा है कि मुझे रिक्वेस्ट 192.168.1.7 से आ रहा है? नहीं, गूगल को दिखेगा कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो मेरी पब्लिक आईपी से आ रहा है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि यार मेरे डिवाइस इंटरनल नेटवर्क पे जब मैं कनेक्टेड हूं तो मैंने तो रिक्वेस्ट मेरे प्राइवेट आईपी से दी है, तो पब्लिक आईपी कैसा गया है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं NAT। आपने हर जगह क्लाउड में, नेटवर्किंग में हर जगह पे सुना होगा ये पर्टिकुलर टर्म, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब ये एग्जैक्टली exactly क्या होता है, इसको अगर बहुत बेसिक तरीके से अगर समझें कि फॉर एग्जांपल आपने प्राइवेट आईपी से जब ये रिक्वेस्ट कहीं बाहर सेंड की, तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू ये रिक्वेस्ट प्राइवेट आईपी के थ्रू अंदर आई, 192.168 के फॉर्मेट में आई, और नैट करने के बाद जो रिक्वेस्ट बाहर गई वो आपकी प्राइवेट आईपी नहीं पब्लिक आईपी से गई। सो इट गोज 122.167 और यहां से ये रिक्वेस्ट गई। तो इससे क्या हुआ, इससे आपको आपके डिवाइस की एनोनिमिटी बनी रह गई, और आप बाहर जो जब ये रिक्वेस्ट किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को हम एक्सेस करने के लिए जाते हैं तो हमारी पब्लिक आईपी जाती है।
है ना। सो ये कॉन्सेप्ट था पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी का। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दुनिया में हर एक डिवाइसेस जो हैं उनके दो आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है। और ये जो आईपी एड्रेसेस है ये कहाँ से आता है? अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो हमारे घर में एक राउटर होता है ना। ये राउटर मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर आईएसपी का होगा। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। या तो आपने एयरटेल का यूज किया होगा, या आपने जियो का यूज किया होगा, या आपने कोई और जितनी सारी कंपनी है जैसे फॉर एग्जांपल टाटा है अगर उनका यूज किया होगा। तो ये जो जितने सारे अवेलेबल पब्लिक आईपीज हैं, ये पब्लिक आईपी जितने अवेलेबल है उसमें से एक पब्लिक आईपी आपके पर्टिकुलर राउटर को दिया जाता है। मेरे केस में दैट इज 122.167.196.117, जो भी मेरा आईपी एड्रेस था। तो ये आईपी मुझे कहां से मिला? ये आईपी मुझे मेरे आईएसपी ने दिया है। और इस पर्टिकुलर राउटर से जितने सारे मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इसको जो प्राइवेट आईपी मिल रही है 192 सीरीज की, ये भी मुझे मेरा राउटर ही दे रहा है ना। तो अब हमें समझ में आया कि ये पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी हमें मिलती कहां से है। तो अब हम आते हैं हमारे पर्टिकुलर टॉपिक के मेन मॉड्यूल पे। अभी हमें समझना है प्रॉक्सी क्या होता है एंड रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है। ये बहुत ही फंडामेंटल टर्म्स हैं जो बहुत सारे लोगों को समझने में मुश्किल होती है, बट इसको आज हम इजी तरीके से समझेंगे। प्रॉक्सी का मतलब अगर मैं एक बेसिक तरीके से बोलूं तो इसका मतलब होता है आइडेंटिटी फेक करना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हैं, अब आपके मन में एक कोई बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन आया जिसको लग रहा है आपको कि अगर आपने क्लास में पूछा तो लोग हंसेंगे मेरे पे। मान लेते हैं इसका नाम ए है और यहाँ पे टीचर बैठे हुए हैं, है ना। अब आप क्या करोगे? आपके मन में एक क्वेश्चन था कि वाई इज ग्रास ग्रीन। सिंपल है। तो आपने ये क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछा, आपने क्या किया? आपने आपके एक दोस्त को कहा, वो बी है, उसको बोला कि भाई एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन सर से पूछ करके आओ। तो ये गया, सर से क्वेश्चन पूछा, सर से आंसर लिया और आपके पास आ गया। तो यहाँ जो बी ने रोल लिया इसको हम कहते हैं प्रॉक्सी। मतलब बी ने यहाँ पे क्या किया? बी ने आपके बिहाफ पे आंसर किया। तो ये हमारे केस में क्या होता है कि मान लेते हैं कोई यूजर है। अब इंटरनेट के फॉर्म में देखते हैं, इंटरनेट कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। मान लेते हैं आप एक यूजर है, आपको कोई एक वेबसाइट एक्सेस करनी है, लेकिन आप आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हो। आप आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपने एक प्रॉक्सी लगाया, है ना। सो दिस प्रॉक्सी इज नथिंग बट ये क्लाइंट साइड पे यूजर की आइडेंटिटी को छुपाने के काम में आता है। तो आपने यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस क्या आ रहा है? आपका आईपी एड्रेस लेट से आ रहा है, मेरा पब्लिक आईपी जो था वो था 122.168 के सीरीज में। और जब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी तो इस प्रॉक्सी सर्वर का भी कुछ आईपी एड्रेस होगा, लेट से 56.27.22.96। ये अब वेबसाइट को जो आईपी एड्रेस दिखेगी वो इस प्रॉक्सी सर्वर की आईपी एड्रेस दिखेगी। तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सी, है ना। तो प्रॉक्सी का बेसिकली काम क्या होता है? प्रॉक्सिकली आपका बेसिकली एक असिस्टेंट होता है जो कि काम आपके लिए कर करके देता है, ठीक है। तो अब इसको हम एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन से देखेंगे। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ये देखा कि हमारे लैपटॉप की जो प्राइवेट आईपी है वो 192 सीरीज में है और हमारी जो पब्लिक आईपी है वो इस पर्टिकुलर सीरीज में है। अब एक काम करते हैं, अब जैसा हमने ये भी देखा कि अब अगर मेरे वेबसाइट से कोई भी, अगर मैं मान लो अगर एप्लीकेशन एक्सेस करूं, तो उस पर्टिकुलर सर्वर पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो कौन से आईपी से आ रही होगी? 122 सीरीज से आ रही होगी। तो अब इसको हम मास्क करते हैं। तो व्हाट विल डू, विल इंस्टॉल अ सिंपल एक्सटेंशन। सबने यूज किया वो वीपीएन एक्सटेंशन। तो हमें काम करेंगे, हम क्रोम पे प्रॉक्सी, क्रोम एक्सटेंशन प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्रोम एक्सटेंशन, है ना। यस, अब ये क्रोम एक्सटेंशन पे अब हम जाकर के देखते हैं कि हमारे पास प्रॉक्सी स्विचर मैनेजर है या फिर हम सिर्फ सर्च करते हैं प्रॉक्सी। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आता है। ओके, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। एड ब्लॉकर नहीं, अर्बन, कुछ भी सिलेक्ट करके देखते हैं। हमें बस चेक करना है कि हाउ डज इट वर्क। सो क्रोम पे ऐड करते हैं, ऐड एक्सटेंशन करेंगे, है ना। अब ये ऐड हो गया है। अब इसको हम चेक करेंगे कि अर्बन वीपीएन टू डेस्कटॉप। ओके, ओके, इसको कैंसिल करते हैं, है ना। अब मैं देखता हूँ कि चलो मेरे पास ऑलरेडी ये है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें ना इस पर्टिकुलर वीपीएन को ऑन करके देखेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक वीपीएन था तो इसको ऑन करके देखते हैं।
देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अभी इसने किस में कनेक्ट किया है, इसने मुझे एक नीदरलैंड के सर्वर पे कनेक्ट किया है। अब हम चेक करते हैं कि हमें रिजल्ट क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट करते हैं, वॉट इज माई आई पी एड्रेस डॉट कॉम। 122, ओके, आई थिंक वो प्रॉक्सी ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है। लेट अस ट्राई इट वन मोर टाइम। कनेक्टेड, ओके। इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए, IPv4 जो एड्रेस है वो चेंज हो गई है। पहले हमारी IPv4 एड्रेस क्या थी, पहले हमारी IPv4 एड्रेस 122 के सीरीज में थी, बट अभी ये क्या आ रही है, 51 158 195 13। जनरली हम ये क्यों करते हैं, हमें ये समझना अभी हमने एग्जैक्टली क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लेट से इंडिया में बैठे हुए हैं, और मान लेते हैं कि मुझे यूरोप में यूरोप में नेटफ्लिक्स देखना है, और यूरोप के जो नेटफ्लिक्स है उसका एक्सेस हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने यूरोप में कहीं पर एक प्रॉक्सी सर्वर रखा हुआ है, उससे हमने कनेक्ट किया है। इस प्रॉक्सी सर्वर का आईपी क्या है, 51.22.16.24। हमारा आईपी क्या है, 122.167.12.14। हमने पहले इस पर्टिकुलर प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्ट किया, और इस प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू हमने यहाँ के नेटफ्लिक्स के सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, और हमने वहां का कंटेंट एक्सेस किया। मतलब ये एक्सेस कैसे हो रहा है, ये यहाँ से प्रॉक्सी सर्वर पे जा रहा है पहले, और प्रॉक्सी सर्वर से फिर ये यूरोप के जो नेटफ्लिक्स का सर्वर है वो वहां पे जा रहा है। तो इसने हमारा मास्किंग करके दिया। तो इसी तरह से आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब कभी भी हमें ना एक्सटेंशंस या जब कभी भी हम प्रॉक्सी सर्वर्स लगाते करके, तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीदरलैंड है, जैसे यहाँ पर फ्रांस का भी ऑप्शन है, नीदरलैंड, रशिया, सिंगापुर। तो ऑलमोस्ट हर एक कंट्रीज में एक प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया प्रॉक्सी का। प्रॉक्सी इज नथिंग कि आप आपकी आइडेंटिटी हाइड कर रहे हैं, और ये हाइड करने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है। सो प्रॉक्सी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि हम लोग प्रॉक्सी क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी छुपने के लिए, एनोनिमस होने के लिए, क्योंकि इससे आपको आपकी जो करंट जो आपकी पब्लिक आईपी वो एक्सपोज नहीं होती है। दूसरा, अगर मान लीजिए रीजन ब्लॉक, अगर कोई कंटेंट है, कि कोई कंटेंट है जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में ब्लॉक्ड है, उसको अगर हमको एक्सेस करना है, तो हमने उस पर्टिकुलर कंट्री के प्रॉक्सी को कनेक्ट कर लिया, और वहां से हमने वो पर्टिकुलर कंटेंट एक्सेस कर लिया। दूसरा एक ये होता है कि मान लेते हैं बहुत सारे जगह पे है ना सेंसरशिप लगी होती है, तो वो सेंसरशिप को हम लोग बाईपास करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ये सब कुछ सारे रीजन है जिसकी वजह से हम प्रॉक्सी यूज करते हैं, राइट। अब हम आते हैं, अभी अभी हमने यहाँ पे ये कहा कि बिफोर वी एंड, ये यूजर के आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर यूज करते हैं, राइट। हम यहाँ पर यूजर के आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि हमने रिक्वेस्ट इसके थ्रू भेजा और यहाँ से ये रिक्वेस्ट आगे जाएगा सर्वर पे। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे, सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, दैट इज रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है कि जैसे हमने अभी यूजर की आइडेंटिटी को बचाने के लिए हमने यहाँ पर फॉरवर्ड प्रॉक्सी या सिंपल प्रॉक्सी यूज किया है, उसी तरह से हमने सर्वर की आइडेंटिटी को बचाने के लिए यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी यूज किया है। मतलब आप सोचो ये कैसे काम कर रहा है, कि मान लेते हैं आपने आपने आपकी आईपी एड्रेस 122.166.19.24 है। आपने जो आपका रिवर्स प्रॉक्सी यूज, सॉरी फॉरवर्ड प्रॉक्सी यूज किया है, उससे आपकी आईपी हो गई 51.23.223.66.1। और यहाँ से आपने जो रिक्वेस्ट रेज की, ये सर्वर का लेट से आईपी एड्रेस है 12.14.16.22, और ये जो रिवर्स प्रॉक्सी की जो आईपी एड्रेस है वो है 23.14.44.16.8। मतलब आपने एड्रेस यहाँ पर भेजा, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है ये आपके रिवर्स प्रॉक्सी पे गई, और रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू ये आपके मेन सर्वर पे गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर यूजर की आइडेंटिटी भी रह गई और सर्वर की आइडेंटिटी भी रह गई, मतलब दोनों की आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई। इसीलिए इसे फॉरवर्ड प्रॉक्सी कहते हैं, इसीलिए इसे रिवर्स प्रॉक्सी करते हैं। मतलब आइडेंटिटी आइडेंटिटी हम फेक कर रहे हैं, यहाँ पर यूजर की आइडेंटिटी फेक हो रही है, और यहाँ पे सर्वर की आइडेंटिटी फेक हो रही है ना। तो अब यूजर की आइडेंटिटी फेक करने के पीछे का रीजन समझ में आता है कि भाई उसे अनोनिमस होना है, या कोई कंट्री स्पेसिफिक कंटेंट देखना है, या कुछ कंप्लायंस या गवर्नमेंट के इश्यूज को बाईपास करना है। सर्वर्स पे हम रिवर्स प्रॉक्सी या सर्वर की हम आइडेंटिटी को क्यों फेक करते हैं, तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, जैसे कि लोड बैलेंसिंग। मतलब
अगर मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं जो कि अलग अलग एक ही सर्वर पर अगर आ रहे हैं, तो ये जो प्रॉक्सी सर्वर होता है यहाँ पे, ये लोड बैलेंस कर देगा, ये लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर मान लेते हैं मेरे सर्वर के काफी इंस्टेंस चल रहे हैं, तो ये लोड्स को बैलेंस कर देगा, है ना। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला तो हमने कर दिया लोड बैलेंसिंग, दूसरा होता है सर्वर की सिक्योरिटी। कोई भी अगर मैलवेयर या किसी तरह का अगर अटैक कोई करना चाहेगा हमारे लोड बैलेंसर सर्विस पे, बैकएंड सर्विस पे या बैकएंड सर्वर पे, तो वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं है। तीसरा एक और अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि यूआरएल राउटिंग। जैसे अगर अभी आप यहाँ पे टॉप पे देख रहे हैं, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश में मी व्हाइट बोर्ड ये दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूआरएल राउटिंग। कि फॉर एग्जांपल अगर हम google.com पे गए हैं, तो google.com के आगे हम कहाँ जा रहे हैं, google.com/मेल, google.com/फोटोज, google.com/एक्सेल, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो हमारा राउटिंग है, ये जो हमारा यूआरएल राउटिंग है, इसके भी करने में हमारी रिवर्स प्रॉक्सीज हेल्प करती है। और उसके अलावा और भी इसके यूज केसेस अगर मैं आपको बताऊं, तो कंटेंट कैश करने के भी काम में आती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर एक यूजर ने एक यूएस की प्रॉक्सी से कनेक्ट किया, यूएस के वीपीएन से कनेक्ट किया है, और उसको यूएस का कोई कंटेंट बार बार वो एक्सेस कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, यहाँ पे इसके प्रॉक्सी पे गई, इसके प्रॉक्सी से यूएस के प्रॉक्सी पे गई, और यूएस के प्रॉक्सी से ये एक्चुअल वेबसाइट पे जा रही है। तो अगर ये वेबसाइट बार बार अगर ये एक्सेस हो रहा है, तो इसका एक इंस्टेंस को ये जो रिवर्स प्रॉक्सी है या हमारा जो रिवर्स प्रॉक्सी है, यहाँ पे कैश कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ये रिक्वेस्ट वापस से जब ये यूजर्स को एक्सेस करेगा, तो ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली प्रॉक्सी से ही पूरी हो जाएगी, इसको दोबारा सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे कुछ एक रीजंस हैं जिसकी वजह से हम प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी यूज करते हैं। अब हमने वीपीएन लगा करके ये तो चेक कर लिया कि हमारा जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी है वो काम कर रहा है, क्योंकि हमारा एक्चुअल जो पब्लिक आईपी है वो किसी और सीरीज में था, 122 सीरीज में था, और अभी जब मैंने नीदरलैंड पे कनेक्ट किया है, तो मेरा IPv4 एड्रेस जो है वो 51 है। अब इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और हम देखते हैं रिवर्स प्रॉक्सी कैसे काम करता है। लेट अस डिस्कनेक्ट दिस। और यस, कनेक्शन ऑफ हो गया है, परफेक्ट। अभी काम करते हैं, अभी हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं, और उसको पहले हम एक्सेस करते हैं लोकल होस्ट पे। जनरली डायरेक्टली एक्सेस टू दिस सर्वर, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लेट अस गो, अभी हम कहाँ पर हैं, DevOps प्रोजेक्ट्स, राइट। सो लेट अस गो टू यूट्यूब। सो मैं ये प्रोजेक्ट्स बार बार इस वजह से भी करता हूँ ताकि आपका हैंड्स ऑन काफ़ी हो जाए डेवॉप्स के टूल्स को लेकर के। यहाँ पर मैं डॉकर यूज़ करूंगा और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कंटेनराइज करूंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी देखते हैं कुछ डायरेक्टरी या नहीं है। तो लेट अस डू मेक डायरेक्टरी हम करेंगे, और हम डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे फास्ट एपीआई प्रॉक्सी, है ना, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन फास्ट एपीआई पे है। अब हम जाएंगे फास्ट एपीआई प्रॉक्सी पे, और इसके अंदर हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे, MKDIR, डायरेक्टरी का नाम रहेगा ऐप, राइट। और ऐप के अंदर हम जाएंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अब यहाँ पर हम करेंगे एक फाइल बनाएंगे फास्ट एपीआई की, सिंपल एप्लीकेशन है। जब आप उसको हिट करेंगे तो वहां पर एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, है ना। तो फाइल का नाम लिखेंगे main.py, और main.py के मेरे पास कोड ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये अगर आपने मेरे बाकी के डेवऑप्स की वीडियो देखे हैं, तो मैंने ये फास्ट एपीआई का एप्लीकेशन यूज किया है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज ये इजीली बन जाता है, इजीली डिप्लॉय हो जाता है। सो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो लेट्स से हाई फ्रॉम रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है। अब ये हमारा कमेंट आएगा, अब हम इसको सेव कर लेंगे, Ctrl+X+Y आउट, राइट। अब हम एक स्टेप बाहर जाएंगे, क्योंकि हम इसको डॉकराइज कर रहे हैं, तो हमें requirement.txt फाइल बनानी पड़ेगी। तो लेट्स डू nano requirements डॉट टीएक्सटी, स्पेलिंग करेक्ट है, यस। अब यहाँ पर मुझे इसकी डिपेंडेंसीज करनी है इंस्टॉल। तो मेरी डिपेंडेंसी एक फास्ट एपीआई है, जो कि हम यूज करेंगे इसमें, और यूवीकॉन जो कि सर्वर है जिस पे ये फास्ट एपीआई एप्लीकेशन चलेगी। अब हम वापस से Ctrl+Y कर लेंगे। अब हम एक डॉकर फाइल बनाएंगे, तो हमें डॉकर फाइल सिंपली लिखना है यहाँ पे, और मैंने डॉकर फाइल का मेरे पास ऑलरेडी कमांड यहाँ पर है। तो वी आर गोइंग टू जस्ट डायरेक्टली कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, इसे भी सेव कर देंगे, यस, सेव कर लिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास डॉकर फाइल है, requirement.txt और ऐप है। अब इसे हम कंटेनराइज करते हैं, पहले चेक करते हैं कि डॉकर का स्टेटस क्या है। डॉकर अभी नहीं चल रहा है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टाइप डॉकर, एंड इसको वापस से रन करते हैं।
डॉकर बेसिकली इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डॉकर के एक्चुअल वेबसाइट पे जानी है, और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डॉकर डाउनलोड करना है। सारे इंस्टॉलेशंस को डिफॉल्ट रखिए, एंड फिर जब आप टर्मिनल में डॉकर चेक करेंगे तो आपको दिखेगा डॉकर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आई थिंक दिस इज रनिंग नाउ। अब एक बार हम चेक करेंगे, पीएस कुछ भी नहीं है, कुछ इमेजेस हैं कि हमारे पास डॉकर इमेजेस, नो इमेजेस, राइट। तभी हम एक इमेज बिल्ड करेंगे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, डॉकर बिल्ड हाइफन टी, इमेज का नाम रखेंगे फास्ट एपीआई प्रॉक्सी इमेज, और अभी करंट डायरेक्टरी से आप ये फाइल उठाइए। अभी देखते हैं ये हमारी इमेज बिल्ड हो रही है। यस, हमारी इमेज बिल्ड हो रही है। सारे परमिशंस को अलाउ कर देंगे। इमेज क्रिएशन में थोड़ा टाइम लगता है, सो वी जस्ट हैव टू वेट फॉर अ while, एंड एट एनी मोमेंट ये इमेज बिल्ड हो जाएगी। ओके, आई थिंक अब ये रिक्वायरमेंट सारे इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड ये सारा इंस्टॉलेशंस हो गया है। ओके, आई थिंक इट इज डन। अभी हम चेक करते हैं डॉकर इमेजेस में जा करके। परफेक्ट, हमें हमारी इमेज दिख रही है। जब हम अब हम इस इमेज को यूज करके कंटेनर रन करके देखते हैं। सो डॉकर रन हाइफन डी डिटैच मोड में पोर्ट यूज करेंगे हम 8000, 8000 ऑन द ऑन द होस्ट एंड 8000 ऑन द कंटेनर, और इसका हम नाम रखेंगे लेट्स से फास्ट एपीआई प्रॉक्सी कंटेनर, प्रॉक्सी कंटेनर। और इसका जो इमेज ये यूज करेगा उसका नाम है फास्ट एपीआई प्रॉक्सी इमेज, फास्ट एपीआई प्रॉक्सी इमेज। लेट्स सी। और ये कंटेनर हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसको एक्सेस करके हम देखते हैं लोकल होस्ट पोर्ट 8000 पे। एग्जैक्टली सो जैसे मैंने मैसेज डाला था हाई फ्रॉम रिवर्स प्रॉक्सी। तो अभी हमने क्या किया है, अभी जो रिक्वेस्ट हमारे पास जा रही है, जैसे कि ये पर्टिकुलर टर्मिनल पे जब मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूं, तो मैं यूजर हूं और मैंने इस सर्वर को रिक्वेस्ट की है। अब मैं यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी लगाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसकी आइडेंटिटी को मास्क करूंगा। अब ये रिवर लोकल होस्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर मुझे कुछ और यूआरएल कॉन्फ़िगर करनी है, ताकि लोगों को लगे कि जब मैं वो यूआरएल एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरा ये एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा है। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम एक काम करते हैं, हमें ना nginx इंस्टॉल करते हैं इस पे। brew इंस्टॉल nginx। ये मैंने क्या इंस्टॉल किया है, क्यों इंस्टॉल किया, हम इसके डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी बस जस्ट अभी समझना है कि प्रॉक्सी रिवर्स प्रॉक्सी काम कैसे करता है। ठीक है, आई थिंक ये डाउनलोड हो गया है। अब हमें चेक करना है कि इसको पहले स्टार्ट करते हैं। सो ब्रीव सर्विसेज स्टार्ट nginx। ओके, सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। तब तक हम हमारे कंटेनर को एक बार स्टॉप कर देते हैं, डॉकर पीएस। ओके, डॉकर स्टॉप कंटेनर ए सी। ओके, कंटेनर स्टॉप हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ईटीसी होस्ट फाइल में sudo etc host। ओके, ओके, command etc host, I think it is okay, sudo, that is not a correct command। अभी हमें क्या यूज करना है, sudo nano etc होस्ट, हमें एडिटर चाहिए, राइट। ओके, परफेक्ट। अब हम यहाँ पर एक एंट्री ऐड करेंगे। हमारा एंट्री ऐड क्या होगा, हमारे जो लोकल सिस्टम का जो एड्रेस है, लोकल एड्रेस, लोकल आईपी एड्रेस इज 127.0.0.1। अब हम हमारे सिस्टम को ये कह रहे हैं कि अगर
कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट किस नाम से आ रही है, लेट्स से मैंने मेरा ऐप का जो नाम रखा है इसको रखते हैं माई ऐप डॉट लोकल, LOCAL। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इसको एक एंट्री दी है और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक Nginx जब मैंने इंस्टॉल किया है तो मुझे इसके डायरेक्टरी पे जाना है। ये कहाँ इंस्टॉल होता है, तो यूजर लोकल etc Nginx, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक डिफॉल्ट प्लेस सर्वर है, सो विल गो इनटू सर्वर और यहाँ पर हमें क्रिएट करेंगे, ओके, cd सर्वर। ओके, यहाँ चेक करते कोई फाइल है, नहीं है। हम एक फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे नैनो फास्ट एपीआई डॉट कॉन्फ, नैनो फास्ट एपीआई डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे और इसमें हम कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे। अब मेरे पास जो रूल्स है, आई थिंक यहाँ पे मैंने वो रूल कहीं पे नोट करके रखा हुआ है। सो अभी अगर मैं ये रूल देखूं, सो दिस इज द रूल। ये रूल क्या कह रहा है, इसको हम पहले यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं कि 80 पोर्ट पे लिसन करता है, सर्वर का नाम अगर माई ऐप डॉट लोकल पे आएगा तो इसको हमें राउट करना लोकल होस्ट डॉट 8000 पे। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इसको अब सेव करना है, तो Ctrl+X+Y, यस, ये हमारा सेव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ना हमारे इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट कैसे करेंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन बराबर हुई या नहीं है, Nginx-T, ओके, सिंटैक्स इज ओके, टेस्ट इज सक्सेसफुल, परफेक्ट। अब हम हमारा एक फाइनल टेस्ट करेंगे। अब पहले हम Nginx को रीस्टार्ट करते हैं, सो रीस्टार्ट ब्रू सर्विसेज रीस्टार्ट Nginx सर्विसेज रीस्टार्ट Nginx, ब्रू सर्विसेज रीस्टार्ट Nginx। ओके, ये सर्विसेज रीस्टार्ट हो गई है। अब मुझे मेरा कंटेनर, क्योंकि अगर अभी हम लोकल होस्ट पे अगर हम जाएंगे इसको एक्सेस करने के लिए तो वी वोंट गेट अ रिस्पॉन्स। तो हम क्या करते हैं, हमारे कंटेनर को वापस चलाते हैं। तो हमारा जो कंटेनर है, हाँ, कंटेनर को वापस चलाया हमने। ओके, इस नाम से कंटेनर नहीं चलेगी तो मुझे ये कंटेनर रिमूव करनी पड़ेगी। डॉकर ps-a डॉकर rmac, ओके, अब ये कमांड चलेगी। ये कंटेनर बन गया। अब एक काम करेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि मुझे तो पता है कि मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, लोकल होस्ट 8000, तो मैं तो एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेकिन अब मैं चेक करता हूँ, मैंने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में नाम क्या दिया था, माई ऐप डॉट लोकल। लेट अस सी कि क्या मैं इस रिक्वेस्ट को यहाँ से एक्सेस कर पा रहा हूँ। परफेक्ट, सो हमने एक्सेस कर लिया है। सो अभी हम क्विकली जाते हैं व्हाइट बोर्ड पर, हम समझते हैं हमने क्या किया है। हमने हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने हमारा जो डॉकर का एक एप्लीकेशन है, हमने एक डॉकर की एप्लीकेशन बनाई। डॉकर की एप्लीकेशन बनाने के बाद हमने इसको रन किया लोकल होस्ट पे। मेरा लोकल होस्ट की एड्रेस क्या है, 127.0.0.1 और पोर्ट है मेरा 8000। तो ये तो मेरा एक्चुअल सर्वर का एड्रेस है, लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर एड्रेस को एक्सपोज नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक अलग से यूआरएल मैप कर दी है, माई ऐप डॉट लोकल। तो अब जब कभी भी रिक्वेस्ट माई ऐप डॉट लोकल पे आएगी, ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट यहाँ पे राउट कर दिया जाएगा और वो ये एप्लीकेशन देख पाएंगे। सो दिस इज नथिंग बट रिवर्स प्रॉक्सी, राइट। तो ये है मैजिक रिवर्स प्रॉक्सी का। तो इसमें यूजर को क्या लग रहा है कि उसने उन्होंने जो एप्लीकेशन एक्सेस की है वो की है माई ऐप डॉट लोकल, बट एक्चुअली में वो एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, वो एप्लीकेशन चल रही है हमारे लोकल होस्ट पे। परफेक्ट। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, आज हमने कवर किया कि पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि इन दोनों के बीच में नेटिंग कैसे होती है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होता है। ठीक है, प्रॉक्सी का हमने डेमो देखा कि हमारी जो पब्लिक आईपी है वो लाइव कैसे चेंज होती है यूजिंग वीपीएन। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि वेबसाइट्स को अलग अलग आईपी क्यों दिखती है और हमने रिवर्स प्रॉक्सी को इंप्लीमेंट किया, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर दिस लॉन्ग।
और अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आए तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट सेइंग दैट रिवर्स प्रॉक्सी मास्टर्ड। और यू कैन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस जिसमें मैं सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे एंड उसका हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज न्यूटन्स एप्पल। थैंक यू।